सो वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जरा से यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, पेपर 1 पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। क्या सब्जेक्ट है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, शॉर्ट में बोलेंगे सो होगा 1930। ओके, चलो चलो ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पासिंग ऑफ द रिस्क, सेक्शन 26 पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बीच में शायद कुछ और दिख रहा है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पासिंग ऑफ द रिस्क क्या है, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ दिया है, सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक है, ओके। टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप। जो हम, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास अगर एक घर है, तुम्हारे नाम पे है, या तुम्हारे पास, छोड़ो, छोटी छोटी सी चीज देखो, घर ना देखो। क्यों? क्योंकि हम सेल्स ऑफ गुड्स उन चीजों की बात करती है जो मूव कर सकती है। ठीक है, चल संपत्ति, जंगम, तो हम उसी संपत्ति पे हैंगे। तो जो पेन है वो तुम्हारी है। ठीक है, तुम्हारे पास उसका क्या है, ऑनरशिप है। ठीक, जबकि रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? अगर तुम्हारी पेन सही से चल रही है तो तुमको फायदा हो रहा है, बट अगर तुम्हारी पेन कोई चोरी कर लिया, या कहीं खो गई, या टूट गई, है ना, या नष्ट हो गई, किसी भी प्रकार से यूज लायक नहीं रह गई, तो तुमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो सकता है, या पिन टूटने पर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। देखो, डैमेज और लॉस में अंतर होता है। लॉस मतलब भारी नुकसान, और लॉस मतलब उसमें किसी प्रकार की क्षति होना। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी देखते हैं हम लोग सेक्शन 26 क्या कहता है। देखो, तो यहाँ मैंने बेयर एक्ट इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाला बेयर एक्ट नहीं लिखा है, मैं हिंदी वाला। वेट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या ये क्या है? चलो, क्या है सेक्शन 26? रिस्क प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया। क्या होता है प्रथम दृष्टया? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक पेन है, तुम उससे लिख रही हो, तो प्रथम दृष्टया कोई पहली बार देखेगा तो क्या लगेगा कि वो पेन किसकी है, तुम्हारी है। भले वो तुम किसी से लेकर लिख रही हो। ठीक है, तुमने कोई कपड़ा पहना है, तो प्रथम दृष्टया क्या लगेगा कि वो कपड़ा तुम्हारा ही है, भले तुमने दीदी का लेकर पहना है या भाई का लेकर पहना है। ठीक है, यही होता है प्राइमरी फेसाई का मतलब। पासेस विथ प्रॉपर्टी रिस्क, प्राइमा फेसाई पासेस विथ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का संपत्ति के साथ खतरा संपत्ति ट्रांसफर के साथ चला जाता है। क्या बोल रहा है ये? ए है, बी को साइकिल बेचा, पहले ए के पास ऑनरशिप थी, अब बी के पास संपत्ति चली गई, तो बी के पास मालिकाना हक हो गया। संपत्ति के साथ ही, अगर संपत्ति में, अब कोई साइकिल में अगर कोई गड़बड़ी होती है, टूटती है, एक्सीडेंट होता है, चोरी होती है, तो उसके साथ जो रिस्क है, मैंने पहले ही बताया, लॉस होने का या डैमेज होने का, उसका वहन कौन उठाएगा? जिसने खरीद लिया। अगर तुम्हारा पेन दुकानदार से खरीदने के बाद तुमने ए से पेन खरीदी, तुम्हारे, तुम लिख रही थी, लिखते लिखते तुम्हारी पेन चोरी हो गई ना, हो, अब तुम दुकानदार से जाकर नहीं कह सकती कि मेरी पेन चोरी हो गई, मुझे दूसरा दो, क्योंकि ऑनरशिप के साथ ही तुम्हारे ऊपर एक भार आ गया कि तुम अपना सामान संभालो, खुद संभालो, क्योंकि अगर कोई नुकसान होगा तुमको ही उठाना होगा। देखो, बहुत इजी है, ये सब चीजें हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, unless the otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. पहला वाला क्या बोल रहा है? एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तुम लोग बोलो तो उसी में समझा देते हैं ना, कितना इसमें पूछेंगे। बोल रहा है ए है, संपत्ति बी को बेच रहा है। ठीक, इतना तो पहली लाइन बोली। ठीक है,
नाउ जब संपत्ति बेचा, जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल है, बेच दिया, जब तक शर्त में अन्यथा लिखित ना हो, पहली लाइन ये थी, जब तक शर्त में अन्यथा लिखित ना हो, क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। ए ने बी को साइकिल बेची, बेचते ही बी को साइकिल दे दी। अब बी घर ला रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, साइकिल टूट गई, या रास्ते में कहीं खड़ा होकर बात करने लगा, साइकिल चोरी हो गई, तो क्या वो दुकानदार से जाके कहेगा कि मुझे दूसरी साइकिल दो, मेरी साइकिल टूट गई है, चोरी हो गई है, टूट गई तो बनाओ? नहीं। जैसे ही संपत्ति आपके पास आई, क्या हुआ, उसका सारा प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें रिस्क भी इंक्लूड है, वो आपके पास आ गई। ठीक है, जब तक संपत्ति बेचने वाले के पास है, ठीक है, बेचने वाले के पास है, तब तक बेचने वाले की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो, अन्यथा उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बी से कहता है भाई अपनी साइकिल ले जाओ, पैसा तो दे ही दे दिए हो। बी कहता है रखो कुछ दिन अपने पास ही, मैं घूमने जा रहा हूं, अगले हफ्ते आके ले जाता हूँ। ठीक है, तो वो ए बोलता है लेकिन अगर तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। बी बोलता है ठीक है, चोरी हो जाएगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन तब तक अपने पास रखो। ठीक है, ओके। अब संपत्ति क्या होती है, रात में आग लगता है, घर में चोरी होती है, सारी साइकिल चोरी चली जाती है, इनकी साइकिल भी चोरी चली जाती है। ठीक है, बी की भी। देखो यहाँ अन्यथा लिख दिया गया था शर्त में। ठीक है, बी अच्छी थी सही, लेकिन लिख दिया गया था। बी ने क्या दिया था, अधिकार दे दिया था एक को, कि कोई भी अगर लॉस होगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ देखो, वही बताने की कोशिश कर रहा है कि जिसके पास संपत्ति होती है उसी को लॉस उठाना पड़ता है। लेकिन अन्यथा क्या है, अन्यथा अगर संपत्ति आप दे रहे हो फिर भी सामने वाला नहीं ले रहा और आपको शर्त के अधीन दे रहा है कि अपने पास रखो, अगर नुकसान होगा तो कोई बात नहीं, तब आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी वाला है, बोला हिंदी वाला नहीं। ठीक है, जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ ट्रांसफर हो जाती है, जब तक अन्यथा सहमति ना हो, माल बेचने के जोखिम पर तब तक रहता है जब तक उसमें स्थिति संपत्ति क्रेता को हस्तांतरित नहीं कर दी जाती। लेकिन जब उसे स्थिति संपत्ति क्रेता को हस्तांतरित कर दी जाती है तो माल क्रेता के जोखिम पर हो जाता है। क्या बोल रहा है पहले लाइन, संपत्ति पर सारा लॉस, सारा जो रिस्क है किसके पास है, ए के पास है, जब तक प्रॉपर्टी ए के पास है, विक्रेता के पास है। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी क्या करता है, संपत्ति को बी को बेच देता है और संपत्ति बी के कब्जे में आ जाती है, बी के पास आ जाती है, तो सारी, विक्रेता मतलब कौन, जो खरीद रहा है, जैसे हम लोग सब्जी खरीद रहे हो, साइकिल खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो। ठीक है, अब कोई भी लॉस जो है वो किसके अंडर आ जाएगा, कोई भी नुकसान होगा तो कौन उठाएगा, भी उठाएगा। ठीक है, बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर जब तक इस शर्त में कोई इसका अपवाद न लिखा हो। ठीक है, ये हो गया। नाउ चाहे डिलीवरी की गई हो या नहीं, दूसरा, वो पहला नियम था। दूसरा नियम है, ए है, बी है, बी ने क्या किया, ए से साइकिल खरीदा, साइकिल की डिलीवरी हुई नहीं है, क्यों, क्योंकि बी ने नहीं लिया है। बी ने पैसा ऑनलाइन भेज दिया और ए क्या बोल रहा है, साइकिल भेजने वाला है, रास्ते में एक्सीडेंट होकर साइकिल टूट गई। ठीक है, यहां पर भी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा सामान जो है विक्रेता के हाथ से बाहर आ चुका है। ठीक, बशर्ते कि जहां क्रेता या विक्रेता की गलती के कारण डिलीवरी में देरी हुई है, बट अगर ये डिलीवरी में इन दोनों से किसी की गलती रही हो, तब माल किसी भी नुकसान के संबंध में गलती करने वाले पक्ष के जोखिम पर होता है। और यदि ऐसी गलती के बिना नहीं हुआ होता, यह भी बशर्ते कि कुछ खंड में विक्रेता क्रेता के कर्तव्य के दायित्व को दूसरे पक्ष में। ठीक है, कह रहे मान लो, देखो अभी हमने कहा कि संपत्ति है, साइकिल है, ए ने बी को बेचा सब, अब प्रॉपर्टी इसकी हो गई है तो लॉस भी यही उठाएगा। ठीक है, बट मान लो इसने पैसा दिया बी ने, ये खरीद रहा है साइकिल, मान लो शिल्पा साइकिल खरीद रही है, मैं साइकिल बेच रही हूँ, मेरी गलती से मैंने क्या किया, मुझे सुबह साइकिल बेचनी थी, बट और साइकिल बेचनी थी तो गाड़ी पे लदवा के भेजना था, मैंने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को साइकिल पकड़ा दी और बोला जाओ बी को दे आओ, और छोटा बच्चा क्या किया, उस साइकिल को है, एज ए सेलर मैं रिस्पॉन्सिबल होंगे।
अब मान लो मैंने साइकिल भेजी, अच्छे से भेजी, बी के पास गया, बी के घर गया तो बी घर पे है ही नहीं। अब जो मेरा डिलीवरी बॉय था वहीं पर लेकर 3 घंटे तक खड़ा था, ठीक है। और उसके बाद वापस आने लगा, जब वापस आने लगा तो एक्सीडेंट हुआ, साइकिल टूट गई। अब मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैंने डिलीवरी पहुंचाई थी, खरीदार ही नहीं था। जब खरीदार था ही नहीं तो उसने नहीं लिया, ठीक है। देखो उसी को फिर से, ये जो ऊपर हमने दोनों सेक्शन 26 देखा, वो हमने सेम टू सेम सेक्शन देखा था, ठीक है, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है। अब मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल हिंदी में कर दिया, ठीक है। फिर ऑलवेज गूगल ट्रांसलेशन है। माल की बिक्री अधिनियम 19 की धारा 26 इस जोखिम के हस्तांतरण के बारे में बात करती है। माल के बारे में यहाँ कहा गया है कि यदि संपत्ति अभी तक खरीदार को हस्तांतरित नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वो मालिक के जोखिम पर है, बेचने वाले के जोखिम पर है। जब संपत्ति खरीदार को भेज दी जाती है तो माल खरीदार के जोखिम पर हो जाता है। यह प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब संविदा करने वाले पक्षों द्वारा इस बारे में कोई समझौता, कोई विशिष्ट प्रावधान न किया गया हो। कैसा प्रावधान, तो इसमें नहीं लिखा, हम बता रहे हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर सामान गायब हुआ तो, ठीक है। यह नियम इस तथ्य का बावजूद लागू होता है कि माल या सेवाओं की डिलीवरी हो गई है या नहीं। एक मिनट, हम नाउ एक्सप्लेन हुआ है, एक्सप्लेन देखो क्या हुआ है। उसी चीज को जो हम लोगों ने समझा उसी चीज को फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, देख लेना, पढ़ लोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके, देख लेते हैं हम। आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यक तत्व, ठीक है। आवश्यक तत्व देखो परिभाषा से ही तोड़ के आता है। स्वामित्व का हस्तांतरण हो रहा है, ऑनरशिप का, ठीक है। क्या ट्रांसफर हो रहा है स्वामित्व के साथ, किसी भी प्रकार का अगर संपत्ति में लॉस या डैमेज होगा उसका उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोनों, ये दोनों हमने परिभाषा तोड़ी है और उसी से आया है, ठीक है। पहला एलिमेंट और दूसरा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या होता है, संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है, देखो ये इंग्लिश में है, ठीक है। हम लोग अच्छा, हम चले जाते हैं पेज वाइज, हिंदी में देख लेते हैं। फिर से सेम टू सेम, कुछ नया नहीं है, ठीक है। परिभाषा क्या होगी, विक्रेता से खरीदार को, बेचने वाले से खरीदने वाले को स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण को दर्शाता है। क्या दिखा रहा है, संपत्ति का ट्रांसफर दिखा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ये, यह निर्धारित करता है कि कानूनी रूप से माल का मालिक कौन है। भाई अगर ए से सामान बी खरीद लेगा तो मालिक कौन होगा, ये दर्शाता है। और कैसे दर्शाता है, उसके अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि माल बेचना या उसका उपयोग करना, ठीक है। जब तक सामान खरीदा नहीं है तब तक ए मालिक है, और जब खरीद लिया तो बी हो गया। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये दर्शाता है, ठीक है। अगला क्या है, यह कब होता है, आमतौर पर शीर्षक माल की डिलीवरी पर स्थानांतरित होता है, लेकिन इस अनुबंध की शर्तों या विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है, आमतौर पर जो ऑनरशिप होती है, जो ऑनरशिप होती है वो सामान के साथ ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। हमने साइकिल बेचा, साइकिल बी को पहुंचते ही वो ऑनरशिप टाइटल मालिक कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। बट शर्त के अनुसार इसको बदला भी जा सकता है, ठीक है। क्या होता है उसको अब अगला टॉपिक है पासिंग ऑफ रिस्क। जब हम परिभाषा क्या होगी, हम हर बार देख रहे हैं परिभाषा क्या होगी, ठीक है। जब सामान का ट्रांसफर हो रहा है, बेचने वाला खरीदार को, विक्रेता क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है, तो सामान के साथ साथ उस पर ऑनरशिप भी बेच रहा है। अब जब तुम सामान के मालिक हो गए, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने फोर व्हीलर ट्रक खरीदी और तुम उसके मालिक हो गए, ट्रक चलाकर तुम फायदा कर पा रहे हो। फायदा कौन लेगा, भी लेगा ना, कि जिससे खरीदे थे उसको देगा नहीं। तो अब जब नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी
तुम ही लोगे, क्योंकि तुमने क्या पाया है, ऑनरशिप, और ऑनरशिप के साथ उस पर होने वाला सारा रिस्क भी तुम्हारे पास आएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, यह स्थापित करता है कि माल क्षतिग्रस्त, नष्ट या खो जाता है तो वित्तीय नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, भले ही माल दूसरे के कब्जे में। देखो, अगर ट्रक ड्राइवर भी चला रहा है, ठीक है, या ही किसी से चलवा रहा है, लेकिन चूंकि मालिक भी है, फायदा वो ले रहा है, तो क्या होगा, नुकसान भी वही झेलेगा। ठीक है। सामान्य नियम क्या है, जोखिम आमतौर पर तब समाप्त होता है जब शीर्षक पास हो, जिसका अर्थ है खरीदार एक बार माल का मालिक बन जाता है तो वो जिम्मेदार हो जाता है। ये बोल रहा है कि अगर एक बार तुमने कोई सामान खरीद लिया, तुम उसके मालिक हो गए, तो उसका, अगर तुम, और मालिक का मतलब क्या होता है, फायदा, है ना, फायदा तो सारा तुम ही लोगे, तो फिर सारा नुकसान भी तुम ही भरोगे। ठीक है। चलो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है थोड़ा सा गूगल से निकाल के, जो ऊपर हमने पढ़ा था सेम टू सेम चीज है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन टाइटल एंड रिस्क। ठीक है। जो मालिक होंगे, टाइटल होगा, ऑनरशिप होगी। ठीक है। और जो क्षति होती है ऑनरशिप के साथ, जो सामान में आपके नुकसान होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या संबंध है, सीधा संबंध है। अगर हम किसी चीज के मालिक हैं, तो उसके साथ, सामान के साथ जो जोखिम है, जो नुकसान होगा, उसको कौन झेलेगा, हम झेलेंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 26 में ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। इन कोड टर्म्स, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक, ठीक है, ये तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये कुछ एग्जाम्पल है, तुम चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। ऊपर का जो नियम था वही था, खास नहीं। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों का इस्तेमाल अक्सर अंतरराष्ट्रीय बिक्री में जोखिम और शीर्षक स्थानांतरण को स्पष्ट होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। ये एक्स्ट्रा बिल्कुल तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैंने ऐड कर दिया है। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, ये क्लास भी ओवर हो गई। चलो चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। ओके।